अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़ीम ख़ान। वतन यार प्रोग्राम द डॉक्टर्स शो में आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। और नाज़रीन, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी फ़िज़ियोथेरेपी के हवाले से। आज हमारे साथ मौजूद है ऑर्थोपेडिक हमारे एक डॉक्टर है और उनकी तरफ जाने से पहले उनका इंट्रोडक्शंस करेंगे। डॉक्टर आरिफ कलीम खटक साहब जो है वो मुकीम है, इस टाइम सर्विसेज दे रहे हैं सईद इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, और बाकी इंट्रोडक्शन उनसे ही जानेंगे। सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और हमें टाइम दिया। और जितने भी नाजरीन हैं वो भी यहाँ पर उम्मीद है कि आपसे सीखेंगे। उनको जो ये बीमारी होती है या कोई भी ट्रीटमेंट कहाँ से लेते हैं तो एक गाइडेंस जो है वो उनको मिल जाती है। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करें, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर आरिफ कलीम खटक है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड ट्रामा फारूक टीचिंग हॉस्पिटल इस्लामाबाद ब्रांच में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और इवनिंग के टाइम पे मैं सईद इंटरनेशनल हॉस्पिटल G8 मरकज़ इस्लामाबाद में अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जो है अर्थराइटिस के हवाले से काफ़ी लोगों के सवालात भी है, कुछ एजुकेटेड लोग भी हैं, उनको भी ये टर्म जो है बिल्कुल डिफरेंट लग रहा होता है कि अर्थराइटिस क्या है। और ये ऑर्थोपेडिक सर्विसेज, ऑर्थोपेडिक के तो जब नाम आ जाता है फिर भी थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन अर्थराइटिस जो है वो एक ऐसा टर्म्स है कि बहुत सारे लोगों को उसकी जानकारी देना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा मुख्तसर इसके हवाले से बात करें। बेसिकली अर्थराइटिस का जो लफ्ज़ है ये सबसे पहले सन 1600 सदी ईस्वी में यूनान से इसका स्टार्ट हुआ और उस टाइम पे इसका नाम था अर्थ्रॉन। अर्थ्रॉन के मानी है जॉइंट और बाद में इंग्लिश लैंग्वेज में अर्थ्रॉन से अर्थराइटिस बन गया। अर्थराइटिस के लफ्ज़ी मानी है जोड़ों की इन्फ्लेमेशन जो किसी भी वजह से हो सकती है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते बंदे को माजूरी की तरफ लेके जाती है। अच्छा, मतलब ये इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है कि बंदा डिसेबल हो जाता है और जी फिर जी बिल्कुल। अच्छा, तो इनकी वजूहात क्या है? किन किन वजूहात की वजह से ये बीमारी लाहक हो जाती है, उसके हवाले से भी थोड़ा सा बताएं। अर्थराइटिस के बारे में वजूहात के बारे में 2-3 बातें ये हैं कि इसकी कुछ किस्में हैं, जैसे कि ऑटो इम्यून अर्थराइटिस हो गया, रोमेटाइड अर्थराइटिस हो गया, जुवेनाइल अर्थराइटिस हो गया, जो कि इनकी अपनी स्पेसिफ़िक वजूहात होती हैं। जनरली जो है पाकिस्तानी मुआशरे में ख़वातीन जो है वो 45 ईयर्स के बाद अर्थराइटिस का शिकार होना शुरू हो जाती है, और ख़ुसूसी तौर पर जो है घुटनों के अर्थराइटिस का। उनके रीजंस क्या है, मतलब ये क्या वजह रीजंस है? उम्र के साथ साथ भी हो जाता है, जिसको ऑस्टियो अर्थराइटिस कहते हैं। सबसे ज़्यादा जो कॉमन अर्थराइटिस है वो ऑस्टियो अर्थराइटिस है, जो कि उम्र के साथ साथ हो जाता है। अमूमन तौर पर 45 ईयर्स के बाद फीमेल में और 50 ईयर्स के बाद जो है मेल में। दूसरा जो है, अगर कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ हो तो उसकी वजह से भी अर्थराइटिस हो जाता है। और एक जो रूमेटाइड अर्थराइटिस है, इसके हम फैमिली हिस्ट्री भी होती है। और अगर किसी मरीज़ को चोट लगी है किसी जोड़ पे तो उसकी वजह से ट्रामेटिक अर्थराइटिस हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि बड़े लोग जो है वो इस बड़े एज में जो है ना अर्थराइटिस स्टार्ट हो। कभी कभी बच्चे भी अर्थराइटिस का शिकार हो जाते हैं, जिसको हम अच्छा जुवेनाइल अर्थराइटिस कहते हैं। अच्छा, ये ट्रामा का लफ्ज़ आपने ट्रामेटिक की बात की है, तो ये कंसेप्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा। ट्रॉमा की वजह से ये होता है कि सपोज़ एक बंदा है मोटरसाइकिल पे चलते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया, तो जोड़ पे अगर उसको फ्रैक्चर आ जाता है तो उसकी जो नॉर्मल बायोमैकेनिक्स होती है वो चेंज हो जाती है। मतलब नॉर्मली जब बंदा चलता है तो उसके जोड़ पे इक्वल लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है, जी लेकिन अगर उसमें फ्रैक्चर हो गया, उसकी प्रॉपर हीलिंग नहीं हुई तो वो जोड़ अपनी लेवल पे नहीं है। तो जिस लेवल पे, जहाँ पे लेवल का मसला बन गया उसमें, तो ये कभी अपने टाइम से इस पे लोड ज़्यादा पड़ता है, तो इसकी वजह से इसको अर्थराइटिस स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, मतलब ये कि रोड एक्सीडेंट से या इस तरह कोई भी हादसा हो जाता है जिससे इम्पैक्ट होता है, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो बैलेंस नहीं होता, वो बैलेंस नहीं होते। जी ठीक है। बिल्कुल। तो उसकी वजह से फिर ज़ाहिरी बात है जिस्म जो है वो लोड उस तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो जो प्लेट्स होते हैं वो भी आई थिंक सो, उसका भी एक टर्म है यहाँ पे कि प्लेट्स का अपने इम्बैलेंस हो जाता है, उसका थोड़ा सा बताएं कि वो क्या उसका कंसेप्ट है। जो जब भी कोई सर्जरी होती है तो इससे पहले तो जो अल्लाह पाक ने जिस तरह जिस्म को बनाया हुआ है, स्पेसिफिकली जो जॉइंट्स है ना, उसमें बैलेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी जी है। अगर हड्डी में कोई जगह टूट जाए, वो अगर परफेक्टली ना जुड़ जाए तो इसका उस जगह पे तो इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन जोड़ पे फिर वो बैलेंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। इसी तरह अगर कोई प्लेट वगैरह जोड़ के नज़दीक लगती है तो वो जो नॉर्मल बायोमैकेनिक्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से जोड़ का जो उम्र के साथ साथ इसमें ख़राब होना होता है वो जल्दी स्टार्ट हो जाता है।
अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। अब ये बताइए कि कुछ मतलब हमारे जो अवाम हैं वो कंसल्टेशन बहुत कम करते हैं, वो डॉक्टर के पास बहुत देर से जाते हैं। वो अलामात क्या-क्या होते हैं इस अर्थराइटिस के, कि वो मतलब एटलीस्ट उसको अंदाज़ा हो जाए कि इस टाइम मुझे किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा? ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है कि किस टाइम पे अर्थराइटिस के मरीज़ को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अर्थराइटिस के मरीज़ में यह होता है कि इनकी जो अलामात है इनिशियल स्टार्ट में, इब्तिदा में जो अलामात होती है वो ये है कि जोड़ में सूजन आती है, इसमें सोजश होती है, इसमें दर्द होता है, जिसकी वजह से मरीज़ को नक़्ल हरकत करने में, उठने बैठने में तकलीफ़ का सामना होता है। और चूँकि हमारे लोग इसको बर्दाश्त करते हैं और वो डॉक्टर के पास उस स्टेज पे जाते हैं जब उनका चलना फिरना की वजह से उसको जो दर्द होता है वो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। चूँकि अर्थराइटिस की जो बीमारी है इसके 4 स्टेजेस हैं, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा और चौथा स्टेज। पहले और दूसरे स्टेज में अगर मरीज़ डॉक्टर के पास आ जाता है तो उसमें ये होता है कि हम मरीज़ को उसकी बीमारी के मुतालिक सारा बता देते हैं कि आगे अभी इस वक्त आपकी ये कंडीशन है, अगर आपने एहतियात और इलाज करना है तो आगे आपका ये रास्ता होगा। अगर आपने एहतियात नहीं किया और आपकी बीमारी प्रोग्रेस कर गई तीसरे और चौथे मरहले में तो आपको मजबूरन फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। अच्छा, जो 2 स्टेजेस आपने बताई हैं, तो मतलब वहाँ पे पेशेंट्स जो है वो अपनी डिज़ीज़ पर काबू पा सकता है और सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती? बिल्कुल, पहले जो स्टेजेस हैं उसमें ये होता है कि स्टेज 1 में सिर्फ मरीज़ को थोड़ा सा दर्द महसूस होता है। एक्सरे में डॉक्टर मरीज़ को देख के, उसकी हिस्ट्री देख के, मरीज़ को एग्जामिन करके बता सकता है कि हाँ इसका ये स्टेज 1 अर्थराइटिस है। तो स्टेज 1 अर्थराइटिस बेस्ट टाइम है कि आप इस बीमारी की रफ्तार को स्लो कर लें या एहतियात और इलाज करके इसको इसी जगह पे रोक लें, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जो आपकी बीमारी को रिवर्स स्टेज में लेके जाए। बिल्कुल। अगर आप अच्छी सी अच्छी दवाइयाँ भी ले लें स्टेज 3 में, आप दोबारा स्टेज 2 में नहीं आ सकते। अच्छा, मतलब वो सिवियर कंडीशन होती है कि दोबारा अपने उस स्टेबिलिटी की तरफ तो दूर की बात है, वो सेकंड स्टेज पे भी आना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इस बीमारी की तशख़ीस कैसे करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। तशख़ीस में सबसे पहले जो आर्थोपेडिक सर्जन होता है बीमार से, उसकी बीमारी के बारे में उनके जो अलामात होते हैं वो सारी उनकी डिटेल हिस्ट्री लेता है जी। फिर उसके बाद उसके जोड़ों को एग्ज़ामिन करता है। ये हिस्ट्री और एग्ज़ामिनेशन के बाद आती है टेस्ट और एक्सरे की। अमूमन हम मरीज़ से एक्सरे करवाते हैं, लेकिन चूँकि अर्थराइटिस की 2-3 टाइप्स होती हैं, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया या ऑटोइम्यून अर्थराइटिस हो गया, तो उसमें फिर हम खून के भी 2-3 टेस्ट करवाते हैं इसकी कंफर्मेशन के लिए। अच्छा, हाँ बिल्कुल, वो आपकी बात सही है कि सम टाइम आप कुछ ऐसे इतने सिवियर कंडीशन होती है कि वो एक्सरे वगैरह से वो कवर नहीं होते, तो फिर डिफरेंट मज़ीद टेस्ट जो है वो अप्लाई करने होते हैं उसके लिए। अच्छा, ऑपरेशन की ज़रूरत कब पड़ती है इस हवाले से, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लोगों की ये सवालात भी होंगे, क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है या कोई और प्रॉब्लम होती है तो सम टाइम डॉक्टर उसको मशवरा देता है कि आप थोड़ा सा ये मेडिसिन लें, उसके बाद आप जो है वो अगर ठीक नहीं हुए इससे तो फिर आप जो है वो सर्जरी की तरफ जाएंगे। तो ये ऑपरेशन की ये कंडीशन है, ये जो शशुपंज होता है इंसान का, वो आप कैसे क्लियर करेंगे, इस हवाले से बताएं। ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है कि हमें किस लेवल पे जो है ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए। ऑपरेशन के लिए ज़रूरी है कि एक्सरे के बेस पे आपके पास एटलीस्ट स्टेज 3 या स्टेज 4 अर्थराइटिस हो, और मरीज़ को सिंपली आप बता दें अगर कोई मरीज़ है अर्थराइटिस की वजह से वो 4 या 5 मिनट से ज़्यादा हमवार सरफेस पे नहीं चल सकता, या उसने इतनी ज़्यादा दर्द की गोलियां खा ली हैं कि जिसकी वजह से इसके मैदे में या छोटी अंतड़ियों में अल्सर का ख़तरा है, या जो दर्द की गोलियां हैं चूँकि ये किडनी फेल्यूर काज करती है और वो मरीज़ दर्द की गोलियां उसने इतनी ज़्यादा खाई हैं कि वो फेल्यूर की तरफ जाता है, तो ये बेहतरीन स्टेज होता है कि आप रिप्लेसमेंट की तरफ जाएँ, ऑपरेशन की तरफ जाएँ और मसनूई जोड़ डाल दें। अच्छा, एक और क्वेश्चन जनरली जो मेरे माइंड में आता है ये है कि जब एक्सीडेंट होता है तो एक तरफ से अगर देखा जाए वहाँ पे उनको ऑपरेशन की लेट सपोज उनको ज़रूरत होती है, लेकिन उस एक्सीडेंट से या उस इंसिडेंट से उसकी बाकी बॉडी डैमेज हुई होती है, जैसे इन्फेक्शन भी होता है कुछ पेशेंट्स को। उस इन्फेक्शन को देख के डॉक्टर के लिए डिसीजन मेकिंग करना बहुत मुश्किल होता है। इस हवाले से आप बताइएगा कि ये कंडीशंस क्या होती है और आप क्या रिकमेंड करते हैं ऐसे पेशेंट्स को। आपने बात की एक्सीडेंट की, वो कि थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। हमारे आर्थोपेडिक के बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है कि जब भी आपने कोई एक्सटर्नल चीज़ लगानी है, आपने प्लेट लगानी है किसी ऑपरेशन के लिए, चाहे वो एक्सीडेंट की वजह से हो या किसी दूसरी बीमारी की वजह से हो, और स्पेसिफ़िकली आर्थोप्लास्टी यानी जोड़ की तब्दीली का जो अमल है उसके लिए
सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि इस मरीज़ को ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन से बचाया जाए। अब इसके लिए ये है कि मरीज़ को A to Z पूरा हम इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, मरीज़ को फिज़िकली एग्ज़ामिन करते हैं, एनेस्थीसिया का जो डॉक्टर होता है वो भी एग्ज़ामिन करता है, इसके सारे इन्वेस्टिगेशंस चेक करते हैं कि इसका शुगर है नहीं है, अगर शुगर है तो कंट्रोल है या किस लेवल तक कंट्रोल नहीं है, इसको कहीं सीने में इन्फेक्शन तो नहीं है, इसमें खून की कमी तो नहीं है, छोटे पेशाब की नाली में कोई ज़ख़म तो नहीं है, गुर्दों में कोई मसला नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी पूरे जिस्म में कहीं पे भी कोई इन्फेक्शन हो तो आप जोड़ तब्दील नहीं कर सकते। वजह ये होती है कि जोड़ एक मुर्दा चीज़ है और जब ये हम इंसान की बॉडी के अंदर रखते हैं, अगर ब्लड में कोई जरासीम वगैरह इन्फेक्शन है वो इस जोड़ तक पहुंच गया तो इसको दोबारा कंट्रोल करना फिर बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमारे पास फर्स्ट स्टेज ऑफ सर्जरी जो है ये गोल्डन चांस होता है कि हम इसको मैक्सिमम कोशिश करें कि हमारी सर्जरी इन्फेक्शन से एटलीस्ट वो बच जाए। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी बात की आपने डॉक्टर साहब के इन्फेक्शन जो है वो उनके लिए टेस्ट होते हैं, उसके बाद फिर जाके जो ऑर्थोपेडिक की जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं। ऐसा ना हो कि ये जो मतलब एक तरह से पेशेंट्स की रिकवरी के लिए उसके बैलेंस करने के लिए ये सर्जरी की जाती होती है, लेकिन दूसरी साइड पे अगर पेशेंट को इन्फेक्शन हो तो वो ट्रीटमेंट जो है वो नेगेटिव साइड पे चला जाता है और उस केस में फिर ये कहा जाता है कि डॉक्टर जो है क्वालिफाइड नहीं है, डॉक्टर को नहीं पता था, ये उसने सही नहीं किया, फिर वो ब्लेम्स करते हैं। तो बेहतर यही होता है कि इन्फेक्शन से पहले जो है वो इंश्योर किया जाए कि पेशेंट जो है वो किसी भी दूसरी बीमारी में मुब्तला नहीं है, बल्कि वो हिस्ट्री में वो सारी चीज़ें काउंट होती है, पेशेंट के जो मेडिकल हिस्ट्री है उसको देखा जाता है। तो उस हवाले से बिल्कुल आपकी बात सही है। एक और बात मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, जो ऑपरेशन के बाद हमारा इन्फेक्शन होता है इसमें 3 फैक्टर्स होते हैं, एक सर्जन फैक्टर होता है, एक पेशेंट फैक्टर्स होते हैं और एक पोस्ट ऑपरेटिव या सर्जिकल जो जहाँ पे आपका ऑपरेशन हो रहा है उनके फैक्टर्स होते हैं। तो सर्जन के बिहाफ पे जो है ना वो ये कोशिश करनी चाहिए कि जिस थिएटर में वो सर्जरी कर रहा है वो बिल्कुल क्लियर हो, वो ओटी की इन्फेक्शन कंट्रोल के प्रोटोकॉल फॉलो करें। पेशेंट के हवाले से जो फैक्टर्स हैं उसमें ये है कि आप पेशेंट को प्रॉपरली चेक करें कि इस पॉइंट पे, इस जगह पे जो है ना कोई विजिबल या कोई मालूम इन्फेक्शन तो नहीं है। और पोस्ट ऑपरेटिवली फिर मरीज़ को हम ये बताते हैं क्योंकि आपकी जोड़ की रिप्लेसमेंट हो चुकी है, तो कभी भी आप बुखार महसूस करो, गला ख़राब हो, सीना ख़राब हो या छोटे पेशाब की नाली में ज़ख़म हो, तो आपने डायरेक्टली प्रॉपर अपने कंसल्टेंट के पास जाना है कि जी मुझे ये मसला है और मेरी रिप्लेसमेंट भी हो चुकी है। अच्छा, एक फाइनली एक तो आप जदीद दौर के जो रिक्वायरमेंट है, इंस्ट्रूमेंट्स नए डेवलप्ड हुए हैं, नए नए तरीक़ेकार यूज़ होते हैं। सईद इंटरनेशनल हॉस्पिटल में ये तमाम तर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये मौजूद है कि नहीं है। दूसरी बात ये कि सीज़नल भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है लोगों को, तो जो पेशेंट्स का रुझान है वो सर्दियों में ज़्यादा होती है या गर्मियों में, ये रुझान को आप कैसे देखते हैं और उस हवाले से कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? जो जदीद तरीका कार है ना, इसमें हम दोनों पॉइंट्स को देख सकते हैं कि सर्जिकल ट्रीटमेंट में मतलब जो नी रिप्लेसमेंट की ट्रीटमेंट होती है उसमें जदीद तरीका कार क्या जदीद टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, और दूसरी जो है ना नॉन सर्जिकल, मतलब एक मरीज़ है उसका हमने दवाइयों से इलाज करना है तो उसमें क्या लेटेस्ट एडवांसेस आई हैं। जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है या मेडिसिन के हवाले से अगर हम बात करें तो सईद इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हमने अभी स्टेम सेल थेरेपी स्टार्ट की है, जो कि स्टेज 1 स्टेज 2 में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दे देती है। स्टेज 3 में इनका रिज़ल्ट इतना रिलायबल नहीं होता। स्टेम सेल्स में ये होता है कि हम स्टेम सेल्स जो है ना जो नी जॉइंट के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं और मरीज़ को उसकी जो एहतियात है उसको बता देते हैं, और उससे हमारी कोशिश ये होती है कि जो कार्टिलेज डैमेज हुआ है वो दोबारा इन स्टेम सेल से प्रोलिफरेट होकर दोबारा नया बन जाए। ठीक है, सही। और जो सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है उसमें लेटेस्ट एडवांसेस ये है आर्थोप्लास्टी में कि रोबोटिसिस्टिक नी रिप्लेसमेंट होती है या हिप जॉइंट की रिप्लेसमेंट होती है। उसमें सर्जन अगरचे मौजूद होता है लेकिन सर्जन का ज़्यादा रोल नहीं होता, ज़्यादा रोल रोबोट का होता है। अच्छा। तो रोबोटिक आर्थोप्लास्टी उसको हम कहते हैं। पाकिस्तान में शायद ही किसी जगह पे अभी स्टार्ट हो जाए, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में ये स्टार्ट नहीं है। अलबत्ता फॉरेन कंट्रीज़ में, यूरोप में, अमेरिका में ये स्टार्ट हो चुकी है।
अच्छा, मतलब ये कि पाकिस्तान में अभी ये टेक्नोलॉजी एंटर नहीं हुई, अगर हुई भी होगी तो जो मतलब बहुत ज़्यादा हैवी उसकी कास्ट होगी। और शाद व नादर वही बात है कि किसी भी हॉस्पिटल में हो, लेकिन उनकी कास्ट बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ये सर्जरी वैसे ही कॉस्टली होती है और फिर इस तरह के इंस्ट्रूमेंट लगाना वो उससे भी ज़्यादा कॉस्टली होती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके आमद का, बहुत मुफीद आपने बातें की हैं सर्जरी के हवाले से। तो उम्मीद है कि जो नाजरीन देखने वाले हैं उनको इस के बारे में ये कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा, और बीमारी की जो अलामात हैं उस हवाले से डॉक्टर के पास किस टाइम पे जाना होगा वो सारी जो है वो जानकारी भी उनको मिली होगी। नाजरीन, हम अपने अगले एपिसोड में अपने नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। अल्लाह निगहबान।